Hello students, today we are going to continue chapter 3 motion and straight line। इसमें आज हम लोग देखेंगे derivation of equations of motion by calculus method। मतलब जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं है ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, उन्हीं को हम कैलकुलस मेथड से डेराइव करेंगे। सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें जो सिंबल्स हैं है ना उनकी मीनिंग अपन सबको मालूम होनी चाहिए। v इज़ फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलरेशन दैट इज़ कांस्टेंट हियर एंड t इज़ टाइम, है ना कितने t टाइम में, मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन a लगाया गया तो t टाइम के बाद वेलोसिटी v हो गई। ठीक, इसको डेराइव करने के लिए हम लोग एक्सेलरेशन की डेफिनीशन यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनीशन होती है a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt। अब इसी चीज़ को इस तरह से भी लिखा जा सकता है a dt इज इक्वल टू dv। अब अगर हम इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दें तो ये हो गया a dt इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv। अब इसमें हम लोगों को लिमिट्स लगानी है ना, तो लिमिट्स इस वेरिएबल की लगाई जाएंगी, जैसे यहाँ पे t की और यहाँ पे v की। तो t की लिमिट्स अगर देखी जाएं, मतलब स्टार्टिंग में और लास्ट में t कितना था, है ना, तो स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग t कितना होता है शुरू में जब मोशन चालू करते हैं तो 0। अब उसी समय में वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है ना, जब t 0 था मतलब शुरुआत में, तो जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो होती है v की जगह पे हम लोग लिखते हैं u, है ना, तो दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। फिर आफ्टर टाइम t, है ना, आफ्टर t इज इक्वल टू t की जगह पे अगर हम t रख दें, अपर लिमिट को t कर दें, है ना, इसकी लिमिट देख रहे हैं t, उस समय वेलोसिटी जो थी u से बढ़ के कितनी हो गई v। तो अब हमको यही लिमिट्स अप्लाई करनी है। टाइम की जगह पे हम ये लिमिट्स रखेंगे 0 से लेकर t तक। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t, और वेलोसिटी की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो है u और बाद की वैल्यू है v। ये दोनों लिमिट्स इसमें अप्लाई कर दी जाएंगी, है ना। तो हम इसी एक्सप्रेशन को अभी यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास ये वैल्यू है a dt इज इक्वल टू dv। इसमें हमने टाइम की लिमिट्स रखी 0 से लेकर t तक। इसमें हमने वेलोसिटी की वैल्यूज़ रखी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल v थी, u से लेकर v तक। अब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन एज यूजुअल पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं और लास्ट में लिमिट्स अप्लाई की जाती हैं। तो हम लोग पहले इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये a कांस्टेंट है बिकॉज इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, तो a हमने बाहर ले लिया। अब इंटीग्रल ऑफ dt बचा यहाँ पे, और इधर बचा इंटीग्रल ऑफ dv। अब इंटीग्रल ऑफ dt इज t, लिमिट्स सेम रहेंगी, अभी लिमिट्स अप्लाई नहीं करी हैं। dv का इंटीग्रल होगा v, ये हुआ u से v तक। अब इसमें अपर लिमिट रख दी जाएगी माइनस लोअर लिमिट रख दी जाएगी। सिमिलरली राइट साइड में भी अपर लिमिट माइनस v की जगह पे लोअर लिमिट, और ये बना a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू। अब ट्रांसपोजिशन करने के बाद हमको मिल जाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको डेरिवेशन में हमको बस एक पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि हमने कौन सी इक्वेशन से स्टार्ट किया था। तो हमने स्टार्ट किया था एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन से, दैट इज़ a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अगर इतना हम ध्यान रखेंगे तो ये इजीली डेरिवेशन हो सकता है। नाउ वी कम टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम,
ए है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इनके बीच का ये रिलेशन है ना। तो इसके लिए भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टार्टिंग रिलेशनशिप है हमको ये वाली यूज़ करनी चाहिए, है ना। तो इसको जब हम यूज़ करेंगे तो वो सेकंड इक्वेशन जो है वो इजीली डेराइव हो जाती है। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं, ये आपके लिए की है एक तरह से इसको याद करने की। सो वी स्टार्ट विथ v। नाउ v इज वेलोसिटी, दैट इज rate of change of displacement with respect to time, मतलब हुआ ds अपॉन dt। फिर से इसको हम v dt इज इक्वल टू ds लिख सकते हैं। फिर से इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो ये हो गया v dt इज इक्वल टू ds। अब इसके बाद फिर से लिमिट्स अप्लाई करी जाएंगी। तो यहाँ पे हमको टाइम की लिमिट्स देखनी है इस साइड में, और इस साइड में डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स देखनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दैट इज एट t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक। फिर से जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू हो जाती है वो s हो जाती है। तो हमको यहाँ पे जो है इसमें जब भी लिमिट हम dt की लगाएंगे तो t को जब 0 से t तक रखना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट की जब लिमिट्स लगाएंगे तो वहाँ पे हमको 0 से s रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन में हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ये v है ये वेरिएबल है ना, v टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इसको हमको एक बार और चेंज करना पड़ेगा, और वो बनेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिमिट्स लिख देते हैं, फिर v की वैल्यू लिख देंगे। तो लिमिट्स लिखी मैंने, पहले लिमिट लगाई 0 से t, और ये बना v dt, और इधर जो लिमिट लगाई वो ही 0 से s, और ये हुआ ds। अब यहाँ पे v कांस्टेंट नहीं है, v वेरिएबल है ना। तो इसकी जगह पे हमको फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा और इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो अब जो है हम इसमें v की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे इंटीग्रेट करने के पहले। तो v की वैल्यू होगी u प्लस ए टी। तो हम लिख देंगे पुटिंग v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये बना 0 टू t u प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू 0 टू s ds। बस यहाँ पे ये जो v था इसकी जगह पे हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस ए टी लिख दिया है। अब u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, केवल t वेरिएबल है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो इंटीग्रल में से दोनों को अलग अलग कर लिया जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0 टू t u डी टी प्लस 0 टू t ए टी डी टी इज इक्वल टू 0 टू s इंटीग्रल ds। ये हो गया। अब हम u को इंटीग्रेट कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बाहर लिया तो dt का इंटीग्रल बचेगा t, ये हुआ t 0 टू t प्लस, अब a कांस्टेंट है ना, a कांस्टेंट अगर बाहर ले लें तो अंदर बचता है t। तो ये अगर हमने a कांस्टेंट लिया तो अंदर बचा t का इंटीग्रल। यहाँ पे इसका इंटीग्रल हम लोग कर लेते हैं, s बना 0 से s तक। अब t का इंटीग्रल जो है पावर वाले रूल से करेंगे, है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, t माइनस 0। इधर इसका इंटीग्रल होगा t स्क्वायर बाई 2। ये t की पावर 1 है ना। तो इसमें हमने 1 प्लस 1 किया तो 2 बना, और अपॉन में 1 प्लस 1 किया तो 2 बना। इसको हम 0 से लेकर t तक लिखेंगे, और इधर हम लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं s माइनस 0। नेक्स्ट इस टर्म में ये हो गया ut, है ना, और यहाँ पे है प्लस, तो ये बना प्लस a। अब इसमें अपर लिमिट लगा देते हैं t स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 रख देते हैं, 0 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू s, और ये बना ut प्लस a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू s। इस तरह से हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाती है। ये बनी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। इस तरह से हमको जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मिल जाती है, ठीक है। तो बस इसमें ये चीज़ हमको याद रखनी चाहिए कि स्टार्टिंग इक्वेशन क्या है। तो स्टार्टिंग इक्वेशन है v इज इक्वल टू
ds/dt. Now we come to the derivation of third equation, that is v square is equal to u square plus 2as. इसके लिए भी हमको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम जो बेसिक इक्वेशन यूज़ करते हैं वो होती है a इज इक्वल टू dv/dt, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि t टर्म इस इक्वेशन में नहीं है, तो हमको t टर्म को हटाना है कैसे भी करके। इसके लिए थोड़ा सा हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग इक्वेशन सेम रहती है ना। तो फिर से हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, ये केवल मेमोराइज करने के लिए आपको याद रखना है। तो वी स्टार्ट विथ a, फिर से लिखेंगे a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये बना dv/dt। अब इसमें से t हटाने के लिए इसमें चेन प्रिंसिपल लगाया जाता है ना, जो कैलकुलस में होता है, पर इसको हम सरल भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, मतलब dv और dt दोनों टर्म अलग अलग लिख लिए, dv हमने न्यूमरेटर में लिख लिया और dt इधर डिनोमिनेटर में लिख लिया, और यहाँ पे हम ds इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये चेन प्रिंसिपल से उसकी जो वैल्यू है वो वही आएगी जो पहले थी, है ना। तो अब यहाँ ds/dt एक नया टर्म बन जाएगा। अब dv/ds और ds/dt जो बना ये है वेलोसिटी की वैल्यू, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज वेलोसिटी, और इधर हो गया a। अब हम ds को इस तरफ अगर लिख लें तो ये हो गया a ds इज इक्वल टू v dv। अब हम इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसमें से t वाला टर्म चला गया है, जैसा कि हमको थर्ड इक्वेशन में ज़रूरत पड़ती है ना। तो अब हम इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये बन गया a ds इज इक्वल टू v dv। अब यहाँ पे v वेरिएबल है ना, और उसी के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन के लिए बिल्कुल रेडी है ना। अब हम लिमिट्स के बारे में सोचेंगे, तो ये s की लिमिट्स हैं और ये वेलोसिटी की लिमिट्स हैं। तो शुरू में जो s की वैल्यू होती है ना, इन द बिगिनिंग लिख सकते हैं हम लोग, इन द बिगिनिंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है शुरू में 0, और वेलोसिटी कितनी है शुरू में, वेलोसिटी है u, और आफ्टर t टाइम, है ना, आफ्टर टाइम t। अब हम इसकी वैल्यूज़ के बारे में सोचते हैं। वेलोसिटी की जो वैल्यू है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो t टाइम के बाद जो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी v। तो ये दोनों वैल्यूज़ हुई डिस्प्लेसमेंट की, बिगिनिंग में 0 और t टाइम के बाद s, और ये वैल्यूज़ हुई ही वेलोसिटीज़ की, बिगिनिंग में वेलोसिटी है u और t टाइम के बाद है v। तो ये दोनों में इसमें रख दी जाएंगी, है ना। तब इसके बाद हमको उसको हम डिराइव कर पाएंगे। तो हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट। अब हम इसी को यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। ये हुआ a ds इज इक्वल टू v dv, इंटीग्रल v dv। इसमें s की लिमिट्स लिखते हैं, s की लिमिट्स हैं 0 से s, और इसमें v की लिमिट्स लिखते हैं, वो हैं u से v, स्टार्टिंग में है u और बाद में है v। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो जो पहला लेफ़्ट का जो एक्सप्रेशन है उसमें हमको इंटीग्रेट करना है, a इज़ अ कांस्टेंट, तो a हम बाहर ले सकते हैं, तो हमने a बाहर ले लिया, और ये बना ds फ्रॉम 0 टू s। इसमें v वेरिएबल है, तो उसको साथ में लेके ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू v। तो इसको पावर की तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा, तो ये बन जाएगा v रेज़ टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 फ्रॉम u टू v, और ये ds का इंटीग्रल, ये ds का इंटीग्रल हुआ s फ्रॉम 0 टू s, और ये बना v² अपॉन 2 फ्रॉम u टू v। अब इसमें लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं हम लोग। अपर लिमिट रखा s, लोअर लिमिट है 0। इसमें अपर लिमिट रखा हमने v² अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट रखा u² अपॉन 2। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, तो ये हो गया v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, और यही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। इस तरह से हमने देखा कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर सकते हैं हम लोग,
अब लेकिन उसमें हमको ये बस याद रखना चाहिए कि स्टार्टिंग इक्वेशन कौन सी है ना। अगर हम सही याद रखेंगे तो हम उसको डिराइव कर सकते हैं। तो इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए ये पॉइंट्स हमको हेल्प करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड में डेरिवेशन के लिए सेम रिलेशन यूज़ होती है, दैट इज़ a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और इसमें भी a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, थर्ड में भी और फर्स्ट में भी। सेकंड में यूज़ होती है v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, लेकिन थर्ड में बस हमको ये याद रखना है कि इसको हम इसमें d हटाने की कोशिश करेंगे, है ना। और d हटाने के लिए हमने जो आइडिया लगाया था उसको हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरह से लिख लेते हैं और यहाँ पे हम ds इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो इससे ds बाई डी टी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये अगर याद रहेगा स्टार्टिंग के पॉइंट तो हम इजीली डिराइव कर सकते हैं।